दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आखिर भारत ने 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन का डोज जो था वो लोगों को लगाया है और इसकी उपलब्धि जो एक रिमार्केबल उपलब्धि कही जा सकती है कि इतने बड़े देश में, इतनी विविधताओं वाले देश में, जहाँ पे राज्य, प्रांत, जिला, तहसील और गाँव के बीच में बटा हुआ है देश, वहाँ पर 100 करोड़ वैक्सीन लगाना एक बहुत बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। 21 अक्टूबर को ये कामयाबी हासिल की गई, यानी कि जिस तरह से पूरे देश भर में कोरोना के चैलेंज को निपटते हुए देश में 2 वैक्सीन डेवलप की गई और उस 2 वैक्सीन को 100 करोड़ वैक्सीन लोगों को लगाया गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी जो एक तरह से अलग अलग कार्यक्रम हुए थे, जब वो आरएमएल हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पर भी ये बात कही और प्रधानमंत्री ने जो देश के नाम संबोधन दिया उसमें ये बातें खास तौर से कही। तो आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो कि इस 100 करोड़ डोजेस का एक तरह से जश्न मना चुके थे, उन्हें देश के नाम संबोधन करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी और इस संबोधन के जरिए आखिर प्रधानमंत्री किस कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करना चाहते थे, उनके इस भाषण की, राष्ट्र के नाम संबोधन की क्या मुख्य बातें थी और क्या मुख्य टारगेट था, उनकी टारगेट कॉन्स्टिट्यूंसी क्या थी। तो इन बातों का हम विश्लेषण प्योर पॉलिटिक्स में करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस जश्न के मौके पर जो एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है कि इतने बड़े देश में जहां पे 130 करोड़ की जनसंख्या है और 180 से ज़्यादा देशों के जो पूरे विश्व में देश हैं, उसमें गिने चुने ऐसे देश हैं जिन्होंने वैक्सीन डेवलप करने में कामयाबी हासिल की है और उसमें एक भारत है, जिस भारत के ऊपर ये कभी ठप्पा लगता था कि ये विकासशील देश है, यहाँ पर डेवलपमेंट के जो पैरामीटर्स हैं वो काफ़ी कम हैं, वहाँ पर भारत ने एक इंडिजीनियस वैक्सीन डेवलप करके और 100 करोड़ वैक्सीन अगर लगाया तो निश्चित रूप से रिमार्केबल बात है। इसमें कोई किंतु परंतु, कोई गुंजाइश की बात नहीं है कि बहुत सारे ऐसे देश जिनकी जनसंख्या 5 करोड़ 7 करोड़ है, वहाँ पर पूरी तरह से वैक्सीन नहीं लग पाया है और भारत इतनी बड़ी कामयाबी हासिल किया है। तो निश्चित रूप से इसमें जिस तरह से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक टीम एफर्ट, पूरे देशवासियों का सहयोग और सबका एक आंदोलन की तरह इन्वॉल्व होना, वो एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। लेकिन इसकी जो प्रधानमंत्री का जो राष्ट्र का संबोधन था, क्योंकि आप याद करें कि पिछले कोविड काल में जब से कोरोना शुरू हुआ तब से प्रधानमंत्री लगातार कई बार उन्होंने देश को संबोधित किया, कई बार उनका लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि जिस तरह से थाली और ताली और दिए जलाने की बात हुई थी, उस पर कई सारे विपक्षी दलों ने मजाक बनाया कि क्या इससे कोरोना भाग जाएगा, क्या वायरस दूर हो जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद, इन आलोचनाओं के बावजूद जो प्रधानमंत्री की जो कोर टीम थी वो लगी रही इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में। तो इसके लिए निश्चित रूप से उन्हें धन्यवाद और काबिल तारीफ के तौर पे उनकी प्रशंसा की जा सकती है। लेकिन जो प्रधानमंत्री का भाषण था उसको अगर हम डिकोड करें तो उसमें 3-4 बातें उन्होंने मुख्य रूप से कही अपने संबोधन के जरिए। पहला जो उनका निशाना था वो डिट्रैक्टर्स पे था, जो उनके आलोचकों पर या विपक्षी नेताओं पर। जो विपक्षी नेता उस समय से, जब कोरोना की शुरुआत हुई थी और जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था, उस समय से जो सरकार की इस योजना पर उंगलियां उठाते रहे, कई सारे लोग प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा और चूंकि प्रधानमंत्री ने आज कई सारे अखबारों में एडिटोरियल लिखे हैं, संपादकीय लिखा है, आर्टिकल लिखे हैं, तो उसमें भी इस बात का उन्होंने जिक्र किया है। जो एक आर्टिकल है जिसकी हेडलाइन है कि मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडिया, और जो कि उन्होंने अपने भाषण में भी कहा कि ये इंडिया में डेवलप किया हुआ वैक्सीन है और पूरे विश्व के लिए एक बड़े विश्वास की बात है कि भारत अपना वैक्सीन डेवलप कर सकता है और ये मेड बाय इंडिया, यानी कि किसी एक आदमी का प्रयास नहीं है बल्कि 130 करोड़ जो भारतीय हैं उनका प्रयास है।
तो पहला जो उनका टारगेट ऑडियंस था, वो ऑडियंस था विपक्ष, वैसे आलोचक, वैसे डिट्रैक्टर जो प्रधानमंत्री के इस वैक्सीन प्रोग्राम की आलोचना करते थे। और उन्होंने जिक्र किया कि कैसे उस समय ये कहा जाता था कि ये वैक्सीन कैसे लगेगी इतने बड़ी तादाद में, और ये तो वैक्सीन लगते लगते 12 साल लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे, और इस वैक्सीन को लगाने के लिए इतने पैसे कैसे आएंगे। कई लोगों ने 2 लाख करोड़ एक फिगर दिया था, कुछ लोगों ने 3 लाख करोड़ का फिगर दिया था, और उससे ये पूरी इकॉनमी जो है पूरी हमारी बैंकक्रप्ट हो जाएगी। इस तरह के तमाम तरह की शंकाएं लोगों ने व्यक्त की थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनको जवाब दिया कि इन सारी आशंकाओं, सारी चिंताओं और सारी आलोचनाओं के बाद भी भारत का जो वैक्सीन प्रोग्राम है वो दुनिया में एक तरह से सबसे कामयाबी की सबसे बड़ी मिसाल है, क्योंकि न तो उससे कोई इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा, लेकिन भारत सरकार ने उस बोझ को सहा, सबको निःशुल्क वैक्सीन दिया गया, और साथ ही एक टारगेटेड तरीके से वैक्सीन दिया गया। और उसका उन्होंने जिक्र भी किया है, जो उन्होंने आर्टिकल लिखे हैं उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि सिर्फ ड्रग बनाना, वैक्सीन बनाना सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं थी। उसके बाद की जो उपलब्धि है कि कैसे एक सेंटर से, मसलन कि पुणे और हैदराबाद में वैक्सीन डेवलप हुई, वहाँ से स्टेट कैपिटल में उस वैक्सीन को पहुँचाना, कोल्ड स्टोरेज चेन के जरिए पहुँचाना, और फिर उस स्टेट से उस ज़िले में पहुँचाना, उस ज़िले से फिर उस गांव में पहुँचाना, और उसके लिए कितनी ट्रेनें चलाई गई, कितने हवाई जहाज़ चलाए गए, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल हुआ, कितनी मैन पावर लगी, इन सब का जिक्र उन्होंने अपने उस लेख में किया है। ये एक बहुत बड़ा मैमथ टास्क था जिसको कि भारत ने सिर्फ 9 महीने में हासिल किया है। तो पहला जो उनका निशाना था वो आलोचक थे, वो डिट्रैक्टर्स थे, और साथ ही जो विपक्षी दल थे वो थे। दूसरा जो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की जो खास बात कही, उन्होंने कहा कि ये सबका प्रयास है, सबके प्रयास के जरिए, जो 15 अगस्त के भाषण में उन्होंने कहा था, जो उनका नारा था सबका विकास, उसमें उन्होंने एक ऐड किया था सबका प्रयास। और आपको याद होगा कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो उस समय चुनाव के दौरान अपने कैंपेन में वो हर समय ये बात करते थे कि जो 7 करोड़ गुजराती हैं, जो 6 करोड़ गुजराती हैं, उनका वो जिक्र करते थे। उसी तरह से जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो वो सबका प्रयास यानी कि 130 करोड़ की जनता की बात करते हैं, और कहते हैं कि सबका प्रयास की वजह से, सबके प्रयास की वजह से ये संभव हुआ है। और उसमें तमाम कम्युनिटी के लोग हैं, जिसमें कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग हैं, हर प्रोफेशन के लोग हैं जिन्होंने इसको इस मुकाम तक पहुंचाया है। इसके जरिए एक तरह की आप इसमें थोड़ी राजनीति भी सूंघ सकते हैं कि किस तरह से, चूँकि बीजेपी के ऊपर आरोप लगता रहा है कि वो हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है जो सिर्फ हिंदुओं की बात करती है, मुसलमानों की उपेक्षा करती है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसकी उपेक्षा करती है। तो इसलिए प्रधानमंत्री का ये बार बार कहना कि सबका प्रयास यानी कि सबके प्रयास से संभव हुआ है, तो एक तरह से उस तमाम जो वर्ग हैं उनमें कॉन्फिडेंस देना, उनमें एक विश्वास पैदा करना, इस भाषण का एक दूसरा उद्देश्य था। तीसरा जो उद्देश्य था, उन्होंने एक तरह से ऑप्टिज्म यानी कि आशा, जो 2014 में जब उनका कैंपेन शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, और पिछले 2 सालों में जो प्रधानमंत्री ने जो लॉस्ट ग्राउंड यानी कि जो अपनी पॉलिटिकल कैपिटल खोई है, उस पॉलिटिकल कैपिटल को फिर से पटरी पर लाना, जिस तरह से इकॉनमी नेगेटिव ग्रोथ देने लगा था, उस इकॉनमी में एक फिर से जान आ रही है। तो आशा का संचार करना कि सब अच्छा है, सब चंगे हैं, और इस ऑप्टिमिज्म के सहारे यानी कि जब आशा की किरण रहेगी समाज में, तभी एक तरह से बीजेपी का पॉलिटिकल डिविडेंड जिसको कहते हैं कि, और इस कहने के मतलब से साफ था कि आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, अगले साल के अंत में 2 राज्यों के और विधानसभा चुनाव हैं, यानी कि 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। वहाँ पर जब तक जनता के बीच में एक ऑप्टिज्म, आशा की किरण नहीं रहेगी कि इकॉनमी बढ़ रही है, लोग उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, और उन्होंने युवाओं की बात कही, जिस कोरोना काल में ढेर सारे युवाओं की नौकरियाँ गई हैं और रोजगार के अवसर घटे हैं, उस पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से स्टार्टअप बढ़ रहे हैं और किस तरह से रोजगार की अपॉर्चुनिटी लगातार बढ़ रही है। तो एक तरह से आशा का संचार करना, ऑप्टिज्म का संचार करना, और अच्छे दिन की बात जो 2014 के बाद बीजेपी भूल गई थी, उस लॉस्ट ग्राउंड को पाने की एक तरह से कोशिश थी, क्योंकि 2 साल में इकॉनमी बिल्कुल ठप पड़ी थी, नेगेटिव ग्रोथ दे रही थी। अब पिछले क्वार्टर से इकॉनमी में बढ़ोतरी हो रही है,
और इसलिए प्रधानमंत्री ने ये बात भी कही कि आप जो ये फेस्टिव सीजन है इसमें एक तरह से उनका इशारा था कि जम के खरीदारी करें और एक तरह से इकोनॉमी को बूस्ट करें, इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि उन्होंने कहा कि दीपावली की जो खरीदारी होती है वो पूरे साल की खरीदारी के बराबर होती है। तो इस तरह से इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, आशा का संचार करने के लिए प्रधानमंत्री का ये ऑप्टिज्म था। और ये ऑप्टिज्म जब तक हिंदी बेल्ट राज्यों में फैलेगा नहीं, तब तक जो निगेटिविटी है, जो कोरोना में लोग मारे गए हैं, उस निगेटिविटी से बीजेपी की जो कोर कंस्टिट्यूएंसी है वो बाहर नहीं आएगी। और इसलिए उस मिडिल क्लास में, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो इस कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है, जिस तरह से माइग्रेंट क्राइसिस हुआ था, उसके बाद लोगों की नौकरियां गई थी, तो उन सब में आशा का संचार करना प्रधानमंत्री का इस एड्रेस का एक बड़ा मैसेज था, एक बड़ा उद्देश्य था। एक और जो मैसेज एक इस पूरे भाषण या संबोधन से प्रधानमंत्री देना चाहते थे, वो इस संबोधन का एक हिस्सा ये था कि दुनिया में भारत जो है, यानी कि जिस तरह से बाहर की कंट्री में जो चीज़ें बनती थी और जिस तरह से सरकार का एक थ्रस्ट रहा है कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, और इसको कैसे आगे प्रमोट किया जाए, और इसके लिए एक फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत भारत ने कोशिश की है। हालांकि जो FDI इन्वेस्टमेंट भारत सरकार कहती है कि लगातार बढ़ा है, और कई सारी चाइना क्राइसिस के बाद कई सारी कंपनियां वहां से अपना जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो हटा करके दुनिया के दूसरे देशों में ले जा रही है। हालांकि उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो इंडोनेशिया और वैसी जो कंट्री हैं उन सबको मिला है। लेकिन मेड इन इंडिया को, मेक इन इंडिया को कैसे और आगे प्रमोट किया जाए, और उसके उदाहरण के तौर पे जिस तरह से गति जो प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया है, हालांकि वो उन्होंने जिक्र नहीं किया कि किस तरह से एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट का जो प्रोग्राम था, जो इतने सालों से एक बड़ा हाथी बैठा हुआ था, उसके डिसइन्वेस्टमेंट को, उसको खरीदने के लिए जिस तरह से टाटा ने हामी भरी है, वो एक सरकार की बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। और कम से कम जो इकोनॉमिक सेक्टर है उसमें उससे और बूस्ट मिलेगा। आने वाले ढेर सारे जो ऐसे PSU जिनका डिसइन्वेस्टमेंट होना है या जिनका सेल आउट होना है, उनके लिए रास्ता खुलेगा। तो प्रधानमंत्री एक तरह से उनकी तरफ भी इशारा कर रहे थे कि कुल मिलाकर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ रही है और भारत फिर से एक तरह से रिवाइवल के पाथ पे है। IMF ने जो प्रेडिक्शन दिया है उसका भी एक उन्होंने इशारों में जिक्र किया। तो एक तरह से भारत फिर से अच्छे दिनों की तरफ लौट रहा है। इस ऑप्टिमिज्म के साथ प्रधानमंत्री की कोशिश थी कि जो अपनी कोर कंस्टिट्यूएंसी है वो उसको फिर से ट्रैक पे लाया जाए, ताकि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, जहां पर बीजेपी का स्टेक लगा हुआ है और सबसे ज़्यादा यूपी का विधानसभा चुनाव, वहां पर लोगों में एक फील गुड फैक्टर जाए। लेकिन इन सारे बातों में जो प्रधानमंत्री का एड्रेस था और जिस तरह से उन्होंने कोविन ऐप का जिक्र किया कि किस तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ, किस तरह से दुनिया के दूसरे देशों ने उसको रेप्लिकेट किया है, और साथ ही VIP लोगों के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि हमेशा ये आरोप लगता है कि जब इस तरह की समस्या आती है तो सबसे पहले VIP लोग अपने लिए अलग से इंतजाम कर लेते हैं। बेहतर होता कि जो कोविड के दौरान जो लोग मारे गए और कोविड के दौरान जिस तरह से अस्पतालों की स्थिति थी, जो ऑक्सीजन की स्थिति थी, जो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, लोग मारे जा रहे थे, और अलग अलग सरकारों पे आरोप लगा के उन्होंने डेथ का जो आंकड़ा है उसको फज किया, वहाँ पर भी इतनी ही ट्रांसपेरेंसी के साथ एक ऐसा ही एप्लीकेशन डेवलप किया जाता जहाँ पर पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ जो परिवार के लोग हैं उनको सारी जानकारी उपलब्ध होती और बेहतर ट्रीटमेंट की व्यवस्था होती। शंकर रमेश, द प्रिंट। लेकिन अब हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।